बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का लेक्चर स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एल्गोरिदम को देखा था कि एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम को ड्राइव कैसे करते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हमने एल्गोरिदम को ड्राइव कर सकते हैं। हमने करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम को देखा था। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने वो बेसिक चीज़ें देखी थी जो हमारे पास बेसिक्स थी अपने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम को स्टार्ट करने के लिए। आज सेकंड लेक्चर के अंदर हम देखने जा रहे हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को। हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती क्या हैं? मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टाइम कम्प्लेक्सिटी। हम मैथमेटिकल वे के अंदर अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 तरह की हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं, जिनके अंदर बिग ओ नोटेशन आ जाती है, बिग ओमेगा नोटेशन है और थीटा नोटेशन। इस तरह स्मॉल ओ और हमारे पास स्मॉल ओमेगा नोटेशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी टाइम कम्प्लेक्सिटी को देख रहे होते हैं तो इन टर्म्स ऑफ बिग ओ नोटेशन देख रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसको क्यों हम बिग ओ नोटेशन ही लेते हैं, वो आगे चल के जब हम कंपैरिजन करेंगे लास्ट के ऊपर, तो तब उसकी रीज़न को फाइंड करेंगे कि हम बिग ओ नोटेशन को ही मोस्ट ऑफ द टाइम क्यों डिस्कस करते हैं, या इन टर्म्स ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ नोटेशन ही कैलकुलेट क्यों करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहली जो नोटेशन आ जाती है बिग ओ नोटेशन। यहाँ पर ग्राफ मैंने आपके सामने प्लॉट किया हुआ है। हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर एन है। एन क्या है? हमारे पास इनपुट साइज, इनपुट वैल्यू है। इन टर्म्स ऑफ हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है, तो वाई एक्सिस के ऊपर मैंने टाइम को प्लॉट किया है। हमारे पास गिवन फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एन है, और अनदर फंक्शन जो कि हमारे पास बाउंडनेस क्रिएट कर रहा है दैट इज जी ऑफ एन। ये हमारे पास बाउंडनेस क्रिएट कर रहे हैं जहां इसका मीटिंग पॉइंट है दैट इज दिस प्लेस दैट इज एन नॉट। हमारे पास एक्चुअली जो इनपुट साइज था दैट इज एन, और जहां पर मीटिंग पॉइंट हो रहा है, जहां पर एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन मीट कर रहे हैं, वो हमारे पास एन नॉट वैल्यू है। और हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि एन नॉट जो है हमारे पास इक्वल टू 1 है। हमने कहा एफ ऑफ एन इक्वल टू बिग ओ जी ऑफ एन, एफ ऑफ एन इक्वल टू बिग ओ जी ऑफ एन, और हमने कहा एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन, क्योंकि हमारे पास बाउंडनेस कौन क्रिएट करे? जी ऑफ एन। तो यहां से हमें पता क्या चला कि हमारे पास एफ ऑफ एन हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा किससे? जी ऑफ एन से। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास बाउंडनेस जो क्रिएट कर रहा है वो जी ऑफ एन कर रहा है, और जी ऑफ एन हमारे पास अपर बाउंड क्रिएट कर रहा है कि जी ऑफ एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल हो सकती है हमारी एक्चुअल फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एन। सो सी क्या है? सी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको हमने कहा सी शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर सी 0 हो जाएगा, अगर इक्वल टू 0 होता है, तो 0 की वजह से जी ऑफ एन हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा, दैट इज फिर हमारे पास एफ ऑफ एन ग्रेटर हो जाएगा। सो सी शुड बी ग्रेटर देन 0 वेयर एन इज ग्रेटर देन, एन की वैल्यू इनपुट साइज जो है वो हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट होगा, और एन नॉट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो हमें क्या पता चला कि n की वैल्यू हमेशा हमारे पास n नॉट से बड़ी होगी। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा लेट्स सपोज f ऑफ n इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n है। f ऑफ n की वैल्यू क्या है? हमारे पास 2n स्क्वायर प्लस n। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था, कंडीशन लगाई थी f ऑफ n लेस देन इक्वल टू c डॉट g ऑफ n। हमने वैल्यू पुट की f ऑफ n की वैल्यू पुट की दैट इज 2n स्क्वायर प्लस n लेस देन इक्वल टू c डॉट g ऑफ n, जो कि हमारे पास यहाँ हम गिवन कर चुके हैं। f ऑफ n की वैल्यू लगाई 2n स्क्वायर प्लस n। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि g ऑफ n की वैल्यू बड़ी होनी है, हमने कहा g ऑफ n की वैल्यू हमने n स्क्वायर रख दी। g ऑफ n हमारे पास n स्क्वायर है, तो अब c की वैल्यू हम कौन सी ऐसी रखेंगे? अगर 2 रखते हैं, c की वैल्यू हम अगर 2 रखते हैं, 2n स्क्वायर प्लस n, 2n स्क्वायर प्लस n, हम n की जगह अगर 1 पुट करें तो फिर भी ये वाला फंक्शन f ऑफ n हमारे पास ग्रेटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3n स्क्वायर हमारे पास 3 बन जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास g ऑफ n की वैल्यू लेस रहेगी।
तो इसका मतलब क्या है कि c की वैल्यू कोई ऐसी पुट करनी है जिससे हमारे पास ये g ऑफ n जो है हमारे पास ऑलवेज ग्रेटर है। सो हम यहाँ पर c की वैल्यू पुट करते हैं 3, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास f ऑफ n लेस रहेगा g ऑफ n से। अब 1 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 3 इंटू 3 आ रही है, तो हमारे पास इक्वल टू की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अगर 2 पुट करते हैं n की वैल्यू तो हमारे पास ये वाली साइड g ऑफ n वाली साइड हमारे पास हमेशा ग्रेटर रहेगी। हमने यहाँ तक इम्प्लाई दैट किया, 2n² को हम अगर वहां लेके गए तो हमारे पास बाकी क्या बचा, 3n² माइनस 2n² दैट इज इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू n²। इम्प्लाई दैट डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया दोनों साइड पर n से, तो हमारे पास क्या रह गया 1 लेस देन इक्वल टू n दैट इज इक्वल टू n ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हमने प्रूव क्या किया, n शुड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये कंडीशन एक थी कि हमारे पास अपर बाउंड किस तरह से होगा, g ऑफ n हमारे पास किस तरह से बाउंडनेस क्रिएट करे, और इसी वजह से अगर हमारे पास वैल्यू लेस में आती 0 आती तो हमारे पास बाउंडनेस क्रिएट नहीं हो रही होनी थी। इसी तरह हमारे पास ओमेगा नोटेशन आ जाती है। बिग ओमेगा नोटेशन क्या कहती है, बिग ओमेगा नोटेशन हमारे पास f ऑफ n यहाँ पर हमारे पास बाउंडनेस क्रिएट कर रहा है, g ऑफ n हमारे पास लोअर बाउंड क्रिएट कर रहा है। हमारे पास गिवन फंक्शन f ऑफ n था, इसके अंदर हमारे पास g ऑफ n लोअर बाउंड क्रिएट कर रहा है, दैट इज दिस। अब हमने किया f ऑफ n इक्वल टू बिग ओमेगा g ऑफ n, f ऑफ n ग्रेटर देन, क्योंकि यहां से हमें पता चल रहा है कि f ऑफ n हमारे पास g ऑफ n हमारे पास लोअर बाउंड क्रिएट कर रहा है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू ग्रेटर है, f ऑफ n की। तो हमने कंडीशन क्या लगाई, f ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू c डॉट g ऑफ n। f ऑफ n की वैल्यू जैसी हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर देखा 2n² प्लस n रखी थी, उसी एग्जांपल को हम लेके आगे चल रहे हैं। 2n² प्लस n ग्रेटर देन और इक्वल टू c डॉट n², g ऑफ n को हमने n² रखा। अब क्योंकि हमारे पास f ऑफ n में बड़ा होना है तो हमने c की वैल्यू 3 क्यों नहीं रखी, क्योंकि अगर c की वैल्यू हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि c की वैल्यू हमेशा हमारे पास g ऑफ n की वैल्यू हमारे पास बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से g ऑफ n हमारे पास अपर बाउंड करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें लोअर बाउंड को शो कराना था, लोअर बाउंड के लिए हमें वैल्यू को c की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से 2n² प्लस n जब भी हम इस वैल्यू को रखेंगे या तो ये इक्वल होगी या हमारे पास ग्रेटर देन होगी f ऑफ n हमारे पास। सो दैट इज इक्वल टू n 2n² को अगर हम वहां लेकर गए तो 2n² माइनस 2n² दैट इज इक्वल टू 0 और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। हमारे पास थर्ड नोटेशन दैट इज थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन को हम टाइट बाउंड भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन दैट इज f ऑफ n होता है उसको दो फंक्शन दैट इज c1.gn और c2.gn ये इसने आपस में बाउंड करके रखा होता है। दोनों तरफ से हमारे पास ये हमारे पास c2.gn है, एक्चुअल फंक्शन हमारे पास सेंटर में है f ऑफ n, और नीचे भी हमारे पास c1.g ऑफ n है। मीन दो हमारे पास g ऑफ n हमारे पास फंक्शन है जो हमारे पास बाउंडनेस क्रिएट कर रहे हैं f ऑफ n के ऊपर, दैट इज टाइट बाउंड, कि दोनों तरफ से g ऑफ n ने f ऑफ n को कैप्चर किया हुआ है। सो इसकी कंडीशन क्या बनती है, c1.gn is less than f of n and f of n is less than c2g of n, means हमारे पास c1.gn की वैल्यू लेस होगी किससे, f of n से, और f of n की वैल्यू लेस होगी किससे, c2.g of n से। सो हमारे पास g of n को हमने n² रखा, g of n को हमने n² रखा, f of n को 2n² प्लस n जैसा कि हम पहली एग्जांपल्स के अंदर रखते रहे, और g of n को यहाँ भी हमने n² रखा। अब मसला आया कि c1 को कैसे सेट किया जाएगा, c की वैल्यू क्या सेट की जाएगी। तो क्योंकि हमारे पास f of n से वैल्यू लेस होनी है तो हमने इसको 2 रखा, क्योंकि जब भी हम n की वैल्यू पुट करके देख लें तो हमारे पास c1.g of n या तो लेस रहेगा या इक्वल रहेगा। सेम लाइक दिस c2.g of n, क्योंकि f of n से हमेशा इसने c2.gn ने बड़ा रहना है, तो हम इसको
जो है वो इसकी वैल्यू को ऐसा सेट करेंगे। C2 को हमने इसलिए 3 सेट किया कि जब भी n की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर है एज कम्पेयर टू f ऑफ n। सो अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं कि हमारे पास बिग ओ नोटेशन जो है वो वर्स्ट केस क्यों है, और अपर बाउंड को तो हमने देख लिया। अब वर्स्ट केस क्यों है कि बिग ओ नोटेशन के लिए अगर हम लीनियर सर्च को चेक करें तो लीनियर सर्च के अंदर हमारे पास विदाउट सॉर्टिंग शुरू से स्टार्ट होकर हमारे पास कहीं रिजल्ट, हमारा डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो कहीं लास्ट के ऊपर पड़ा होगा। लेट्स सपोज अगर बुक की बात की जाए तो कहीं बुक के लास्ट पेज के ऊपर जाकर मेरा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो बिग ओ नोटेशन के केस के अंदर हमें जाके हमारा आउटपुट मिलेगी। ये बेस्ट केस क्यों है हमारे पास बिग ओमेगा नोटेशन? बेस्ट इसलिए है कि हमारे पास रिजल्ट कहीं ना कहीं पहले सफ़े पर ही मौजूद है। हमारे पास अरे है तो अरे के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ही हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट जो है वो मिल जाएगी। एवरेज केस, थीटा नोटेशन एवरेज केस क्यों है कि कहीं मिडल के अंदर, ना तो एंड पर ना स्टार्ट पर, कहीं मिडल के अंदर हमें जाकर हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। सो हमने शुरू में बात की थी कि हमारे पास बिग ओ नोटेशन, हम मोस्ट ऑफ द टाइम बिग ओ नोटेशन ही क्यों लेते हैं? हमारे पास हमेशा जब भी हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम बिग ओ नोटेशन की बात करते हैं। तो बिग ओ नोटेशन की इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमारे पास ये वर्स्ट केस है। तो वर्स्ट केस के अंदर हमारे पास बेस्ट केस भी आ जाता है और एवरेज केस भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पूरी की पूरी अरे जो है वो सर्च हो जाती है। मतलब हमारा बेस्ट केस भी उसके अंदर आ जाता है, एवरेज केस भी उसके अंदर आ जाता है। तो हमें एक ही जो है नोटेशन के अंदर दो डिफरेंट जो नोटेशन हैं उनकी आउटपुट भी उसके अंदर कवर हो जाती है। रही बात हमारे पास स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा की, तो स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा के अंदर हमारे पास जस्ट डिफरेंस जहां पर आता है वो यहाँ पर Fn इज लेस देन C.Gn, इक्वल नहीं आता यहाँ पर। स्मॉल ओ के अंदर हमारे पास जब भी हमारे पास कंपैरिजन हो रहा होता है तो फंक्शन f ऑफ n लेस देन C.Gn, इक्वल की कंडीशन यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिमिट अप्लाई हो जाती है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी f ऑफ n डिवाइड बाय g ऑफ n इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं आता। सेम लाइक दिस बिग ओमेगा के अंदर भी हमारे पास C.Gn, f ऑफ n ग्रेटर देन C.Gn, जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो जस्ट हमारे पास आता किस चीज का है कि हमारे पास सिर्फ इक्वल का साइन खत्म हो जाता है। और लिमिट जब अप्लाई होती है तो हमारे पास f ऑफ n डिवाइडेड बाय g ऑफ n इक्वल टू इंफिनिटी होती है, जबकि स्मॉल o के अंदर हमारे पास जो लिमिट अप्लाई होती है वो इक्वल टू 0 होती है। सो हमारे पास ये वो बेसिक 5 नोटेशंस थी जिनको हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बोलते हैं। मकसद क्या होता है इनका कि हम मैथमेटिकल वे के अंदर अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। होप कि आपको जो आज का लेक्चर है वो इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवालात को लिख सकते हैं ताकि हम आपके सवालात की जो है और आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।